हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्लास नंबर 1 है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिसमें देखो ये जो हमारा FSSAI रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव और जनरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है या फिर हु इज विलिंग टू वर्क देयर, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, किस तरह से यहाँ पे काम चलता है, इसके स्टैटिक पोर्शन क्या है, इसका डायनामिक पोर्शन क्या है, आने वाले दिनों में क्या क्या जो है इनके प्रोग्राम्स एंड ऑल है, ये सब इन्होंने एक 25 क्वेश्चन का, ठीक है, कितना 25 क्वेश्चन का जो है यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को दे रखा है कि भाई 25 क्वेश्चंस हम पूछेंगे। तो 25 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, आपका 4 मार्क्स का है। तो टोटल ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स का बन रहा है, ये टोटल सब्जेक्ट बन रहा है 100 मार्क्स का, और हमारा टारगेट होना चाहिए हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करें किसी भी हालत में, ठीक है। सेकेंडली, ये जो क्लासेस होंगी हमारी वो कौन कौन जो है देख सकता है, तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी पोस्ट है उनके नाम, जो भी लाइक जिनके लिए ये सब्जेक्ट कॉमन है, उनका मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट आउट किया है। जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर है, CFSO है, असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। तो प्लीज आप बार बार मत पूछिए कि मैम मैं ये पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया हूँ तो क्या मैं ये क्लास देख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये सारा नोट डाउन कर दिया है। अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आपने सभी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है तो आप ये क्लास देख सकते हो, या इनमें से किसी एक के लिए भी फॉर्म फिलअप किया है तो भी आप ये क्लास देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली बात आती है 100 मार्क्स की, और 100 मार्क्स हमको किसी भी तरह से सिक्योर करने हैं। सेकेंडली, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बच्चों को मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, आप लोगों ने अभी से मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स रीजनिंग इस पोस्ट में जो भी ये एग्जाम होगी, आप लोगों को तीनों को भी, तीन भी पोस्ट में हाई लेवल का पूछा जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो, तो ऐसा मत समझना ग्रेजुएशन कर लिया है तो जो आपका लेवल ऑफ एग्जाम होगा वो ठीक ठाक होगा, नहीं, वो अच्छे लेवल का ही पूछा जाएगा। सेकेंडली, देखो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ FSSAI, तो किस तरह से ये FSSAI बना, क्या इसकी हिस्ट्री है, आने वाले प्रोजेक्ट क्या है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो वो हमको वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है। देन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, तो कौन सी अथॉरिटी है जो हैंडल करती है, किसके अंडर आता है, ये सब कुछ। देन ओवरव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस इन स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्समेंट, लैबोरेटरी, इकोसिस्टम, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट। वन मोर थिंग कि मैं चाहती हूँ आप लोग बस मुझ पे ट्रस्ट करें। ऑलमोस्ट 30 घंटे का ये सब्जेक्ट होगा, ज्यादा लंबा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, 30 घंटे का है, बट यहाँ पे ना अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप अप्रोच सही रखेंगे ये सब्जेक्ट खत्म करने के लिए तो बहुत आसानी से आप 100 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। देन हमको पढ़ना है इम्पोर्ट्स, ठीक है, इम्पोर्ट्स जो हम बाहर से मंगाते हैं, इम्पोर्ट्स जो करते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में ज्यादा यहाँ पर कहा नहीं गया है, इम्पोर्ट्स के बारे में ही कहा गया है। ऐसा क्यों, इम्पोर्ट्स के बारे में क्यों कहा गया है, कैसे होता है ना, कभी कभी जब हम फूड ग्रेन्स वगैरह या फिर कुछ भी अनाज अगर हम बाहर देश से मंगा रहे हैं, और अगर वो अनाज क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है या फिर उसके वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे अभी आप लोगों को पता है कोरोना वायरस जो है, कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ बैट हुआ है, ठीक है। तो अगर एज सच इस तरह का कोई वायरस चाइना से कुछ हम मंगा रहे हैं, सपोज हम वहां से चावल मंगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां से जब चावल आ रहा है तो उसमें अगर कोरोना वायरस आ जाता है तो कितने ज्यादा लोग कॉन्टेमिनेटेड हो जाएंगे, कितने ज्यादा लोग बीमार हो सकते हैं। हमारी जनता कितनी है, 135 करोड़ जनता हो चुकी है अभी इंडिया की। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक जो हायर लेवल पे होता है ना कि भाई कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे जब बाहर से आप कुछ भी मंगा रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी रखी जाती है उस चीज के लिए कि उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करे, किसी भी तरह का कॉन्टेमिनेटेड थिंग या वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस तरह का प्रॉब्लम किसी को ना हो, अल्टीमेटली कौन सफर करेगा, अल्टीमेटली पब्लिक सफर करेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ whom, जो भी अथॉरिटी वहां पे थी उसने अगर अच्छे से काम नहीं किया होगा। तो वहां पर इस तरह के स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं, इस तरह का बेंचमार्क सेट किया जाता है कि हमारी जनता जो है कभी सफर ना करे, ठीक है। देन थर्ड पार्टी ऑडिट, ठीक है, प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड, ईट राइट इंडिया, तो ये ना अब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे, ईट राइट इंडिया, फिर जो रुको वगैरह है, ठीक है,
various other social and behavioral changes initiatives, clean street food hub, जो स्ट्रीट फूड हम खा लेते हैं नॉर्मली, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स कॉलेज गोइंग बॉयज वगैरह होते हैं, तो हम लोगों की पॉकेट मनी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रीट फूड थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। तो स्ट्रीट फूड जब हम खा लेते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आगे हम वो देखेंगे सारी बातें। बट आई एम सेइंग कि इस तरह का ना, जब आप फूड की बात कर रहे हो तो ये लोग ए टू जी सारा का सारा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ऐसे ही नहीं हाई लेवल की बॉडी बैठती है, ठीक है। ये एक मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री जो है, पूरे मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये सब कुछ चीजें। तो बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हमको ये सीट निकालनी है, एफएससीआई के लिए काम भी करना है, ठीक है। ये दिमाग में रख के, इसी को मोटिवेशन रख के जो है आपने पढ़ाई करनी है। देन हमको क्या देखना है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रोल ऑफ स्टेट फूड अथॉरिटीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम है कि भाई फूड जो है सही से आए, सही से इंपोर्ट हो, सही से एक्सपोर्ट हो, नहीं। ये हर एक स्टेट की जिम्मेदारी है, ये हर एक स्टेट की नहीं है, ये एक्चुअली एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट मी चेंज। ओके। एक ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी? सबकी। जो खाना खा रहा है उसकी भी, जो खाना बना रहा है उसकी भी, जो खाना बेच रहा है उसकी भी। समझ रहे हो आप लोग कि अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है आपको, जब आप ये सब्जेक्ट खत्म करोगे तो आप बहुत ही ज्यादा अवेयर हो जाओगे, आप बहुत ही ज्यादा लाइक फूड सेफ्टी से एक तरह से आप जुड़ जाओगे, और आने वाली जनरेशन को, आपके आने वाली जनरेशन को आप अच्छे से बता पाओगे। और मुझे बहुत बढ़िया लगा ये सब्जेक्ट जब मैंने इसका पूरा ओवरव्यू देखा, क्योंकि पढ़ाने से पहले हमको 10 घंटे पहले देना पड़ता है कोई भी सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट जब हम पढ़ाते हैं। तो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ रखा है, आपको बस इतना काम करना है, मुझ पे ट्रस्ट करना है और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखनी है, ठीक है। तो देखो अभी तो फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी आपको, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। जैसे देखो यहाँ पे, लेट मी जस्ट, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे, ओके। तो देखो कुछ इस तरह से, जैसे फूड, अब फूड क्या चीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट तो है भाई, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं फूड सेफ्टी की, तो फूड क्या चीज है ये देख लेते हैं, है ना। फूड क्या है, फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अब सुनने को मिलेंगी, ठीक है। आपने किसी और चैनल को फॉलो कर रखा होगा, बहुत बढ़िया बात है, फॉलो करो, जिनसे आपका कनेक्शन बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। बस इतना है कि स्टिक रहो, किसी भी हालत में आपको जो है सिलेबस खत्म करना है। और एग्जाम जनवरी में होगा, अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, नॉर्मली देखा जाए तो नवंबर दिसंबर टाइम है, तो एग्जाम जो है वो जनवरी में होगा। 101%। फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर देना। तो देखो फूड क्या होता है, फूड जो है, फूड का डेफिनेशन जो है एफएससीआई ने क्या दे रखा है कि भाई ये एक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, एनी सब्सटेंस। आपको नोट्स भी बनाने हैं, साथ साथ मैं बता रही हूँ, आपको लिखना है, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट कंज्यूम्स, ठीक है, एनी सब्सटेंस जो कंज्यूम किया जाता है, जो खाया जाता है, किस लिए? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, किस लिए? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। आपको लिखना है, एक अच्छी सी नोटबुक बना लीजिए बच्चों, ठीक है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर आवर बॉडी, ठीक है, फॉर आवर बॉडी, ये आपको लिखना है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर अवर बॉडी, ठीक है। तो हमारे बॉडी को एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना किसका काम होता है? फूड का काम होता है, अनाज का काम होता है। फूड एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या काम करता है? केमिकल जो भी हमारे रिएक्शन है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको चेंज करने का काम करता है, ठीक है। उसी तरह से एक ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे सपोज आपकी बॉडी में किसी तरह का जख्म हो गया है, ठीक है, आपके बॉडी में जख्म हो गया, अगर वो जो भी आपको डिजीज हुई है, कुछ भी हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी बॉडी उस जख्म को कैसे रिपेयर कर पाएगी? बिल्कुल रिपेयर नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या लग रहा है? एनर्जी लग रही है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? अल्टीमेटली फूड से मिलती है, ठीक है, अल्टीमेटली फूड से मिलती है। अगर मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊं, कंटिन्यूअसली मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊं, तो क्या मैं इस तरह से इतनी एनर्जी से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो समझ लो कि फूड जो है वो एक इसेंशियल पार्ट है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का। आप लोगों को पता होगा ये बात, तो देखो नॉर्मल है ये बात कि भाई रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, रोटी, लेट मी जस्ट, फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर, ठीक है, फूड क्लोथ्स, फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर,
ये क्या है, हमारी जिंदगी के जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये फूड में जो है, फूड में देखो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। फूड में देखो अनाज, तो फिर जो हमारा अनाज होता है या फिर हमारा जो खाना होता है, सिंपल मैं बोलूंगी खाना, हमारा जो फूड होता है वो होता है एनिमल बेस, वो होता है वेजिटेबल बेस, या फिर कहो कि प्लांट बेस। ठीक है, दो टाइप का होता है। कौन सा होता है ये, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ओके। फूड जो है ये प्लांट बेस भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये, प्लांट बेस भी हो सकता है ना। और एक होता है एनिमल बेस। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं। बट अल्टीमेटली फूड जो है हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये हमको प्रोवाइड करता है विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एनर्जी। तो ये जो फूड हम खाते हैं इससे हमको क्या क्या मिलता है, इससे हमको प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं। क्या हो रहा है ना कि अभी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि डीएफसी सेल के पेपर मैंने देख रखे हैं, तो उन लोगों ने जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि अभी फूड के बारे में आपको इसका भी सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इसका पूरा डेफिनेशन दे दिया और फिर आपको इसमें जो है ऑप्शन में दे रखा है कि भाई बताओ कि जो है ये सही बात है या नहीं। या फिर दो स्टेटमेंट दे दिए कि जो फूड से है हमको फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ठीक है, कार्ब्स मिलते हैं, या फिर हमको प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं। तो यस और नो, करेक्ट है या नहीं बताओ। दो भी जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो करेक्ट है या नहीं बताओ। तो पहले स्टेटमेंट में उन्होंने दिया कि भाई हमको फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे देंगे कि विटामिन से हमको एनर्जी मिलती है। तो वहां पे आप गड़बड़ा जाओगे, आपको लगेगा कि सही बात है, मैम ने तो कहा था। नहीं, विटामिन से हमको कभी भी एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं, हमारे बॉडी को, हमारे सेल को ग्रो करने के लिए, बट वो एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं। एनर्जी देने का काम ये तीनों करते हैं। कौन कौन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। तो फूड सेफ्टी की क्या जरूरत है, मतलब इतना हमको क्या पढ़ना है कि भाई फूड तो है, अल्टीमेटली अनाज है। हमारे एंशियंट जो थे वो खाते थे, हमारे जो पहले के लोग थे आराम से खा लेते थे, पचा लेते थे। बट अब जो है हमारी बॉडी उस तरह से बन चुकी है कि हम लोग प्रोसेसिंग, जो भी फूड प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, रिवर से पानी निकाला, नदी से पानी निकाला, पी लिया। बट हम अब नदी से पानी निकाल के पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि पैकेज फूड खाते हैं, पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो हम कंज्यूम करते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, जस्ट फोकस ऑन माय वॉइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई वो क्या करते हैं कि भाई अलग अलग तरह का हम फूड खाते हैं, जो हमारा बायोलॉजिकली क्या कहेंगे उसको, इंजीनियर्ड फूड जो होता है, जिसमें बहुत ज्यादा हम जो है जेनेटिक्स चेंज करते थे। जैसे हमारा जो ब्रिंजल वगैरह है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट मैं आज बस एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ आप लोगों की, भाई किस तरह से जो है फूड हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है अगर फूड जो है अनसेफ हो। ठीक है, देखो फूड जो है, जो हमको अनसेफ फूड अगर हम कंटेन करेंगे, ठीक है, अगर अनसेफ फूड हमने खा लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो 200 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है आपको बीमारियां हो सकती है। कितने, 200 illnesses, 200 different different types of illnesses you can see। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये जो है 200 जो है, इसमें सबसे पहला स्टेज होता है डायरिया। ठीक है, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा। और लास्ट स्टेज क्या होता है यहाँ पे, कैंसर। समझ रहे हो कि मतलब अगर अगर आप गलत खाना खा लोगे तो आपको कैंसर भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि वो फूड गंदा था और आपने उसको कंज्यूम कर लिया। और फिर कैंसर की वजह से क्या होता है कि इमेच्योर डेथ हो जाती है, आपकी उम्र नहीं होती है बट आप मर जाते हो। कैंसर में इसी तरह की चीजें होती है। तो ये इस तरह की चीजें ना हो इसलिए इन 2018, ठीक है, कब, ये पॉइंट याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है इन 2018 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने लैंग्वेज में लिखने हैं, अपनी एक अच्छी सी नोटबुक बनाओ। ठीक है, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेकिन आपको ये फुल फॉर्म लिखना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया है 2018 में, कि जून 7, ठीक है, 7 जून जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। क्या, वर्ल्ड फूड
सेफ्टी डे, ये आपको याद रखना है। और ये जो है हर साल ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा है कि 7 जून को हम मनाएंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, बिकॉज फूड जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। और अगर हम अनसेफ फूड प्रोवाइड करेंगे हमारे पब्लिक को, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पब्लिक की हेल्थ खराब होगी, और वैसे उस तरह की चीजें ना हो, इसीलिए 7 जून से जो है इस तरह का एक डे मनाया जाता है। अब डेज क्यों मनाए जाते हैं, ये इसलिए मनाए जाते हैं कि अवेयर करना होता है पब्लिक को कि भाई फूड से भी इस तरह का, आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि भाई 200 टाइप की अलग अलग बीमारियां होती है, जिसमें डायरिया से स्टार्ट होता है और कैंसर पे जाके खत्म होता है अगर हम गंदा खाना खा लेते, कॉन्टामिनेटेड फूड खा लेते तो, है ना। इस तरह का मैंने जस्ट अभी मतलब जब मैं पढ़ाई कर रही थी आप लोगों के लिए इसी सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने ये मैनुअल में पढ़ा, एफएससीसीआई के मैनुअल में पढ़ा, एफएससीसीआई के साइट पे पढ़ा, डब्ल्यूएचओ के साइट पे पढ़ा, एफएओ के साइट पे पढ़ा। तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस किया, डिटेल में रिसर्च की। आपको बस इतना करना है, एक अच्छी सी नोटबुक बनानी है और जो भी मैं बता रही हूँ वो लिखते जाना है, और उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है 100 मार्क्स के लिए अल्टीमेटली। एंड सेकेंडली ये थोड़ा सा हार्डर साइड पे आता है, ठीक है, थोड़ा हार्ड है ये सब्जेक्ट, तो आपको प्रोसेसिंग करने में टाइम चला जाएगा। इसीलिए मैं इतना बेसिक से बता रही हूँ कि भाई फूड क्या चीज है, फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है वो आगे देखेंगे हम, अनसेफ फूड क्या है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2018 7 जून को इन्होंने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक्चुअली दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को काम पे लगाया, यूनाइटेड नेशन ने दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को काम पे लगाया है। एक है हमारी एफएओ और एक है हमारी डब्ल्यूएचओ। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनके बारे में हर एक बात, ठीक है, ये दो भी जो ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हर एक बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये रिसर्च मैंने कर रखी है, आपको बस लिखना है। तो एफएओ क्या चीज है, लेट मी चेंज द कलर। एफएओ क्या है, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, फूड एग्रीकल्चर, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है इसका, एफएओ का किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे तो स्पेशली पूछा जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली। कहाँ पे है, रोम, इटली में है। अब इसके जनरल डायरेक्टर जनरल भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम ही जो है बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक है एफएओ से, डब्ल्यूएचओ से, एफएससीआई से, तो हमको वो याद रखना है। आप लोगों ने देख रखा होगा कि अगर किसी ने पढ़ाया हो तो वो सीधा शुरू कर रहे हैं कि भाई एफएससीआई कब बना, क्या बना, 1916 से स्टार्ट हुआ, 2018 में ये हुआ, 2011 में ये हुआ, नहीं, पहले एकदम बेसिक से पढ़ना पड़ता है। तो वो बेसिक आपको यही मिलेगा, एम रेलवे पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और जो हमारा बेसिक जो सब ग्रुप बनेगा एफएससीआई के लिए, वो भी मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो इसके जनरल जो डायरेक्टर जनरल है, क्यूओ क्यूओ डोंग यू, अजीब सा नाम है इनका, तो बस आप इतना याद रख लो, इसका रट्टा मार लो, क्यू यू, ठीक है, क्यू यू डोंग यू, ठीक है, क्यू यू डोंग यू, इस तरह से। तो एफएओ का ये है। अब डब्ल्यूएचओ क्या है, ये तो सबको पता ही होगा, डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखना है आपको बच्चों, पूछा जाता है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिशमेंट डेट क्यों बोल रही हूँ मैं, इसकी नहीं बताई, इसकी क्यों बता रही हूँ, इसकी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश हुआ था। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ऐसे पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को याद हो जाएगा, डोंट वरी, वो सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। आपको जो है बस डिटेल में अच्छे से हमसे पढ़ना है, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में थे ये कोरोना वायरस की वजह से। तो ये है डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस टेड्रोस एडोनॉम है ये, ठीक है, याद रखना है आपको। इथोपिया से है ये, इथोपिया, एडिस अबाबा, बिर
जो पूरा इसका कैपिटल करेंसी मैंने बता दी। तो डायरेक्टर जनरल कौन है डब्ल्यूएचओ के? टेड्रोस एडहेनॉम है, ये आपको नाम इनका याद रखना है। यहाँ पे भी एफएओ के डायरेक्टर कौन है? क्यू डोंग यू करके, ये भी नाम आपको याद रखना है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने 5 की फैक्टर्स दे रखे हैं सेफर फूड के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 कीज टू सेफर फूड करके दिया है। किसने दे रखा है ये बात दे रखी है आपकी, हाँ, अपने वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एफएससीआई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उनका, ये जो है दे रखा है यहाँ पे पोस्टर। तो देखो 7 जून 2020 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। उस साल का थीम क्या था 2020 का? सेफ फूड इन मार्केट इज एवरीवन बिजनेस। मैंने कहा ना कि ये हम सबका बिजनेस है, हम सबका काम है कि हम जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ हो। जो बेच रहा है उसने भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ खाना जो है आपको बेचे। जो बना रहा है उसने, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या है? एवरीवन्स बिजनेस है, ठीक है। व्हेन बाइंग रेडी टू ईट फूड, पढ़ो ये, व्हेन बाइंग रेडी टू ईट फूड इन मार्केट चेक दैट द वेंडर्स प्रैक्टिस द 5 कीज टू सेफर फूड। तो कौन से 5 कीज है फॉर सेफर फूड? तो देखो यहाँ पे, यहाँ दे रखा है, ये अच्छे से, ये अच्छा पोस्टर है एक्चुअली, दिस वन इज गुड। ये लेते हैं, ठीक है। ये किसी rappler.com का है, बट सोर्स कौन सा है हमारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो लिख के दे रखा है। तो कीप क्लीन। अब कीप क्लीन क्यों करना है कि भाई आपका जो भी फूड है वो क्लीन क्यों करना है? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप कोई भी वेजिटेबल बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, नॉर्मली मीट वगैरह भी बना रहे हो, तो वो बहुत ही ज्यादा क्लीन होना चाहिए। अगर क्लीन नहीं करोगे तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या कोई गंदगी है, तो वो अल्टीमेटली आपके पेट में चली जाएगी और वो फूड चेन में, ठीक है, वो एक फूड चेन बन जाएगा। और वो जो फूड साइकिल बनती है या फिर फूड चेन कहोगे आप, तो वो एक दूसरे से जो है ट्रांसफर होते जाएंगी और पूरा जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्टामिनेटेड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, कीप क्लीन। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है। 5 कीज टू सेफर फूड किसने दिया है? डब्ल्यूएचओ ने दिया है। तो इसमें से कौन सा की है जो डब्ल्यूएचओ ने नहीं दिया है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शन अगर आ गए तो उसमें बता देगा कि भाई कौन सा जो है सच में उसका की है, ठीक है, 5 की। तो पहला तो हमने देख लिया, कीप क्लीन। क्यों क्लीन करना है? क्योंकि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड है सेपरेट रॉ एंड कुक फूड। अब इसमें क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई सेपरेट करो रॉ फूड एंड जो भी कुक किया गया है फूड वो सेपरेट करो, ठीक है। तो ऐसा देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। कुक फूड अलग करो और जो आपका रॉ फूड है, सपोज जहाँ यहाँ पे ये जो है भाजी पक चुकी है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मराठी में सब्जी को भाजी कहते हैं। तो आपकी सब्जी पक चुकी है उसको अलग रखो, और जो सब्जी पकनी पकनी जा रही है फिर उसको आपने अच्छे से धोया भी नहीं है, उसको अगर इकट्ठा रखोगे तो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें घुस जाएंगे, ठीक है, ये इसको कॉन्टामिनेटेड कर देंगे। ये गलत बात है, ये आपको नहीं करना है। तो अलग अलग रखो फूड को, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? कुक थरोली। अब कुक थरोली में भी इन्होंने एक टेम्परेचर दे रखा है, उतने टेम्परेचर पे आपको पकाना है हर एक चीज। कितना? 70 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों दे रखा है? 70 डिग्री सेल्सियस पे जो भी डेंजरस, जितने भी डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर पे कोई भी पैरासाइट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो है बिल्कुल सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे मर जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो अगर लैब जनरेटेड वायरस हो। समझ रहे हो आप, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 5 कीज टू सेफर फूड डब्ल्यूएचओ ने दे रखा है उसमें उन्होंने कितने डिग्री सेल्सियस को थरोली जो है आपका कुक करना है फूड, ये कह रखा है। तो 70 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान देना आपको। सेकेंड, कीप फूड एट, ओके, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर। अब सेफ टेम्परेचर क्या दे रखा है इन्होंने? 5 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस वो फूड जैसे कि अपनी सब्जी हो गई, पेरिशेबल गुड्स हो गए, पेरिशेबल गुड्स में डेयरी प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, दही हो गया, कर्ड, ठीक है, और भी बहुत सारी छाछ वगैरह, ठीक है। ये ऐसी जो चीजें जो पेरिशेबल होती है, जो खराब हो जाती है, उनको 5 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना है। 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता
है ना कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं उतने ठंडे टेम्परेचर पे। तो आपको वो फूड क्या करना है, फ्रिज में रख देना है। आपने अगर कुक भी किया हुआ फूड है तो उसको 2 घंटे से ज्यादा बाहर नहीं रखना है। अगर आपने खाना बनाया और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे ही रख दिया सारा दिन तो वो फूड खराब हो जाता है। आपने उसको खाना बनाया है, उसको 2 घंटे तक अच्छे से रूम टेम्परेचर पे रखा, उसको बाद में आपको फ्रिज में रखना है। उसको बाद फ्रिज से निकाल कर आपको वो प्री हीट करके ही खाना है, ठीक है, प्री हीट करके ही खाएंगे। ऑब्वियस है कि हम प्री हीट करके ही खाते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है कि जो बैचलर लाइफ वगैरह जीते हैं तो उनका क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया होती है जब आप 17 18 19 21 प्लस भी कह लो। बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी इम्यून सिस्टम खराब होती जाती है। तो पहले से ही जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सही प्रैक्टिस करो। तो समझ रहे हो 60 डिग्री सेल्सियस तक, 5 डिग्री सेल्सियस से कीप फूड एट अ सेफ टेम्परेचर। तो इन्होंने सेफ टेम्परेचर क्या दे रखा है, 5 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूछा जा सकता है तो ध्यान में रखना है। मेरे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ध्यान दे के पढ़िए जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है यहाँ पे पॉइंट, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। अगर आप गंदा पानी यूज करोगे तो वाटर ब्रोन डिजीज हो जाएंगे, कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, आपका फूड गंदा हो जाएगा और आपको फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायत हो जाएगी। और रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें आती है, देखो क्या होता है ना कि आप जैसे कोई भी रॉ मटेरियल, मीट ही समझ लो, जैसे पोल्ट्री वगैरह है या फिर फिश खा रहे हो, ठीक है। अगर आपने उस फिश को गंदे पानी से धोया, ठीक है, पहले तो ऑलरेडी वो गंदी होती है, जैसे आप लेकर आते हो मार्केट से उसको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ा भी पिंकिश आपको कलर दिख रहा है, ठीक है, मतलब लाइक नॉट लाइक पिंकिश पिंकिश, बट जो ब्लड का कलर होता है, ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से नहीं धोया है तो वो ब्लड वैसे ही रह जाता है और फिर इससे क्या होता है, इससे होता है फूड पॉइजनिंग। तो ऐसी चीजें ना हो तो इसलिए यूज सेफ वाटर, ठीक है। आपको क्या करना है, सेफ वाटर यूज करना है, सेफ वाटर यूज करना है और रॉ मटेरियल ही यूज करने हैं। रॉ मटेरियल में फिर आप जैसे देखो इसमें क्या होता है ना कि प्रोसेस फूड हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आज की जनरेशन प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाती है। हम लोग क्या करते, पिज्जा विज्जा खा लेते हैं, ठीक है, वो पचने में बहुत ज्यादा, डाइजेशन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो रॉ फूड जो होता है मतलब एकदम लाइक ग्रेन्स वगैरह है, ठीक है, वो ग्रेन्स ही खाने चाहिए जो पचने में आसान होते हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। मैदा जो होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है। वहीं अगर आप गेहूं की रोटी खाओगे और मैदे की रोटी, जो हम नान खाते हैं वो मैदे की होती है, तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वहीं अगर आप रोटी खाओगे गेहूं की रोटी तो वो डाइजेस्ट करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और आपकी बॉडी भी सही रहती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि भाई जो आप जो फूड खा रहे हो वो एकदम क्लीन होना चाहिए, आपने सेफ वाटर यूज करना चाहिए, आपने जो है रॉ मटेरियल रॉ आइटम्स यूज करने चाहिए। जैसे हमने कोई भी ग्रेन ले लिया हो तो वो, जैसे गेहूं का मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है, मैदा गेहूं से ही बनता है, उसी से प्रोसेस होता है, बट वो पचने में, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लग जाता है, ठीक है। जैसे हम मटकी वगैरह खा लेते हैं, मटकी जो हमारी मूंग मूंग जो दाल होती है उसको जो मोड़ वगैरह आते हैं वो हम खा लेते हैं, ठीक है। तो वो एक रॉ मटेरियल है जो धरती माँ से हमको अवेलेबल हो जाता है, डायरेक्टली अवेलेबल होती है, वो चीजें हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था 5 कीज टू सेफर फूड, ये किसने दिया है, WHO ने दिया है। तो मैंने यहाँ पे आज मोटा मोटा बात आप लोगों को कह दिया है। आज से जितना इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे वो मैं कल से पढ़ाऊंगी, बट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है भाई फूड सेफ्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है या अगली जो जनरेशन है उनके लिए भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, आने वाली क्लासेस में देखेंगे। पहला क्लास था, आज सच मैं आप लोगों को बर्डन नहीं देना चाहती हूँ, बट हाँ मैं एक ही बात कहूंगी, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ो, क्योंकि पेपर होगा आपका जनवरी में, तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, बर्बाद मत कीजिए इस टाइम को। जो भी मैथमेटिक्स के पोर्शन, बहुत ज्यादा बच्चों का एक कमेंट देखने को मिल रहा है कि मेरा मैथ वीक है, मैथ वीक है, तो प्लीज आप मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस करो, इतना ही कह सकती हूँ मैं, और दूसरा क्या कहूंगी आप लोगों से, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो हर एक पोर्शन का, ऐसा नहीं कि रीजनिंग को छोड़ दो, नहीं, रीजनिंग को अच्छे से
से करो। बस मैंने आपको कहा है इंग्लिश अभी फिलहाल के लिए मत करो, इंग्लिश को एकदम लास्ट में कर लेंगे हम लोग इंग्लिश के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि कंप्यूटर की क्लासेस साथ ही साथ शुरू कर दूं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो 2 सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स के वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये भी 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए है, और कंप्यूटर का भी 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो 200 मार्क्स के लिए आप लोग अच्छा मुझ पे रिलाई कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन मेरी क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा। डोंट वरी, किसी भी तरह का मटेरियल या कोई भी क्लास पेड नहीं होगी, सब कुछ फ्री में अवेलेबल होगा। आपको बस इतना काम करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इतना कर सकते हो आप लोग। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है, ऐसे वैसे किसी भी वेबसाइट से नहीं, ना ही विकिपीडिया से। मैं एकदम ऑथेंटिक जो है वेबसाइट से आप लोगों के लिए डेटा लेकर आ रही हूँ। आप खुद भी उस तरह से डेटा रिसर्च कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों के पास बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, ठीक है। हमको तो सिर्फ पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ना भी है, उसका रिवीजन भी करना है, फिर आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है। हाँ, वन मोर थिंग, टेस्ट सीरीज के लिए बच्चे मुझे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज मैं बेस्ट मानूंगी इसके लिए। अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है शायद, देखती हूँ मैं, अगर अवेलेबल होगी तो आप लोगों ने उसको परचेस कर लेना है। यूज माई कोड CTMV7N, ठीक है, ऑल इन कैपिटल, फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना भी पैसा लग रहा है उसमें 10% आपको कम पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये कोड यूज करना, और टेक्स्ट बुक की ही टेस्ट सीरीज देना, बहुत ज्यादा टेस्ट अवेलेबल होते हैं। और जिन लोगों का भी DFCCL का पेपर हार्ड जा चुका है, जिन लोगों को लगता है नहीं होगा, उन लोगों को मैं स्पेशली कहना चाहूंगी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दीजिए। FSCCI का प्रिपरेशन अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू, कल से अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। आज का भी डेटा आपको लिख लेना है। थैंक यू।